हेलो बच्चों। तो ये हमारा न्यू चैप्टर जिसका नाम है सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी, यानी इसे कहते हैं माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप। अब देखो, ये जो सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी, इसको पढ़ने से पहले इसके कुछ पॉइंट पढ़ने पड़े। जैसे जैसे जो एक हेडिंग होती है दर्शन कोण। दर्शन कोण इसे कहते हैं इंग्लिश में विजुअल एंगल। ठीक है, दर्शन कोण क्या होता है? अब देखो, किसी ऑब्जेक्ट को हम अगर देखते हैं, ठीक है, अगर मान लिया कोई इधर पे आदमी खड़ा है, ठीक है, ये आदमी खड़ा है। अब ये आदमी खड़ा है, यहाँ पे कोई इंसान दूसरा खड़ा है, और ये इसकी मैं सिर्फ आई बना रहा हूं, ठीक है, ये आई है। अब जो ये इंसान है, इसको देखने के लिए, इस आई को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक इसके हेड से रेज डालेंगे आई पर, और एक लेग से। जब इतने, ये पूरा जो इंसान है, हमें वस्तु कब दिखाई देती है? जब सनलाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है और वो हमारी आंखों में जाती है, ठीक है। अब जब इस पूरे ऑब्जेक्ट पर रेस पड़ेगी तो हमारी वो आंखों पे जाएंगी, और यहाँ पे आंख पे रेटिना पर उसका इमेज बन जाएगी, प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का हमने मैक्सिमम, मतलब जो अपर हाइट वाला सिरा होता है लाइट का, यहाँ पे लास्ट लाइट है, और यहाँ पे जो लोअर साइड वाला सिरा है वो लास्ट लाइट, ये बीच वाले में लाइटें नहीं दिखाई, ठीक है। अब जो ये रेज है, रेज जब आंख पर पड़ती है तो आंख पर कोई एंगल क्रिएट करता है, ठीक है। अब ये एंगल हमने थीटा मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हो, अल्फा बीटा कुछ भी। तो जो दर्शन कोण है, दर्शन कोण यानी देखने वाला कोण, विजुअल एंगल, जिस एंगल से हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं वो होता है दर्शन कोण। अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी? वस्तु द्वारा नेत्र, वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण, क्या? वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण क्या कहलाता है? दर्शन कोण कहलाता है। लिखेंगे, वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण क्या कहलाता है? दर्शन कोण कहलाता है, यानी विजुअल एंगल कहलाता है, ठीक है। अब इसकी बात होगी, अगर मान लिया किसी, ये जो एंगल बन रहा है दर्शन कोण, ये बन रहा है, अगर इस एंगल को बढ़ा दिया जाए, मतलब 2 थीटा कर दिया जाए, तो क्या होगा? अगर दर्शन कोण को, क्या दर्शन कोण को बढ़ाएंगे, दर्शन कोण अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा? प्रतिबिंब क्या होगा? बड़ा दिखाई देगा, बड़ा दिखाई देगा। जितना दर्शन कोण बढ़ाते जाएंगे उतना प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देगा। दर्शन कोण डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इमेज, ठीक है, इमेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शन। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या करता है? अगर किसी को हम चीज को बढ़ाते हैं तो उसके जो जस्ट सामने चीज होती है वो भी बढ़ती है। मान लिया कोई दूसरे फार्मूले सीख लेते हैं, ठीक है। एफ नेट बराबर क्या होता है? एम ए इज कॉल्ड एक्सलेशन, एफ इज कॉल्ड फोर्स, बल। अगर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू, ये मान लिया एम है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एम है, एफ एम के समानुपाती है। अब जब समानुपाती है, फोर्स अगर ज्यादा लगाएंगे तो मास भी तो ज्यादा होगा, इसलिए फोर्स ज्यादा लगाना पड़ रहा है, मास भाई कम होता। अगर ये मार्कर है, मार्कर को मैं ऐसे कर रहा हूं, बिल्कुल थोड़ा सा फोर्स लगाया, भाग गया दूर, धकेल दिया, तो
मास के डायरेक्टली मोशन का मतलब अलग अलग वेज से निकलता है। ऐसा नहीं कि फोर्स हम ज्यादा लगा रहे हैं तो मास, या फोर्स ज्यादा है तो मास ज्यादा, ऐसा हो सकता है। पर कैसे होता है, अगर हम फोर्स को ज्यादा किसी ऑब्जेक्ट पर लगाएंगे तो उसका मास भी ज्यादा होगा। कॉमन सेंस, ठीक है, कॉमन सेंस है ये। अब इसे कहते हैं दर्शन कोण। अगर दर्शन कोण मतलब विजुअल एंगल जितना ज्यादा होगा तो इमेज का जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब भी उतना ज्यादा बड़ा बनेगा, ठीक है। और जितना एंगल इसको छोटा कर दो तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये ऑब्जेक्ट कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है तो इसका एंगल भी बड़ा बनेगा। मान लिया इसका एंगल, ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, ये जो लड़का है इस लड़के को मैंने लंबा कर दिया, ठीक है, लंबा कर दिया। अब लंबा करने की वजह से क्या हुआ, इसका एंगल इंक्रीज हो गया, इसका एंगल इंक्रीज। अब एंगल इंक्रीज का मतलब क्या हुआ, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा आप पे उतना ही बड़ा बनेगा, उतनी ही बड़ी वस्तु में दिखाई देगी, ठीक है। अब देखें, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम छोटा कर दें, मान लिया इसको इतना बड़ा कर दिया तो इसका एंगल भी छोटा हो गया, एंगल भी तो ये छोटा हो गया। तो इसे ही कहते हैं दर्शन कोण। यानी दर्शन कोण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रतिबिंब। प्रतिबिंब मतलब इमेज, और इमेज जितना, दर्शन कोण जितना बड़ा होगा। दर्शन कोण बेसिकली ये होता है कि कोई ऑब्जेक्ट जितना बड़ा भाई उसका इमेज भी तो उतना ही बड़ा हमको दिखाई देगा। ऐसा तो है ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, इमेज हमको इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। अब नेक्स्ट हेडिंग है प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता। पहले हम आवर्धन क्षमता को समझते हैं, बाद में समझते हैं प्रकाशिक यंत्र क्या होता है, ठीक है। तो लिखते हैं प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता, अब आपने ये तो समझ लिया कि जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के द्वारा जो हमारे आंख पर इमेज बनती है वो किसी एंगल की वजह से बनती है, उसे दर्शन कोण कहते हैं। अब इसमें क्या खेल है, इसमें ये खेल है जो ये प्रकाशिक यंत्र होता है। प्रकाशिक यंत्र क्या होते हैं, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, ये प्रकाशिक यंत्र। यानी कहने का मतलब ये है जो छोटी चीज को बड़ा दिखा दे या दूर की चीज को पास दिखा दे उसे प्रकाशिक यंत्र कहेंगे, ठीक है। अब प्रकाशिक यंत्र क्या होता है, एक माइक्रोस्कोप प्रकाशिक यंत्र है, एक खगोलीय दूरदर्शी प्रकाशिक यंत्र है, और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी प्रकाशिक यंत्र। ये सारे प्रकाशिक यंत्र होते हैं जो हमें ये चीज दिखाते हैं। देखो इन सब में लेंस का यूज होता है, लेंस का यूज होता है। अब जो प्रकाशिक यंत्र होता है इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। देखो कोई मान लिया ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मोटू सा एक लड़का है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को हम दो तरीके से देख सकते हैं। किन दो तरीके से देख सकते हैं, या तो हम इस लड़के को किसी प्रकाशिक यंत्र या तो सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी से देख सकते हैं, ठीक है। और या तो इस लड़के को हम ऐसे ही देख सकते हैं। मान लिया कोई नहीं लगाया तो दिखेगा नहीं क्या आपको, भाई वो खड़ा है दिख रहा है हमको तो दिखेगा। जैसे ये मार्कर है, अब ये मार्कर रखा है तो ये मार्कर मुझे दिखेगा नहीं, मैं चाहे ऐसे देख लूं या प्रकाशिक यंत्र को ही यूज करके देख लूं तो भी दिखेगा। पर क्या होगा, आकार या तो छोटा हो जाएगा या तो बड़ा हो जाएगा। क्यों बड़ा हो जाएगा, आपने स्कोप देखा होगा, वही जो खेलते हो गेम में, तो गेम में स्कोप देखते हो तो इसका कुछ ऐसा होता है। उसको एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है, इधर पे उसकी रिंग होती है, रिंग को घुमाया जाता है तो उसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है। अब जब वो स्कोप होता है, स्कोप से हम दूर की वस्तु को देखते हैं। अब ये बताओ स्कोप को पास, कोई बंदा पास खड़ा है, ठीक है, अब बंदा ही कहते हैं गेम में, तो पास खड़ा है, अब उसके सामने स्कोप कर दिया, देख रहे हैं तो दिखेगा नहीं क्या, दिखेगा, पर क्या होगा वो ज्यादा में पास दिखाई देगा, उसका
कोई एक अंग दिखाई देगा। ज्यादा पास अगर यहाँ हम खड़े हैं तो उस हमें का इतना ही दिखाई दे, का इधर खड़े हैं तो हमें इतना ही दिखाई दे, और पीछे खड़े हैं तो पूरा बंदा दिखाई दे। ऐसा होता है, ठीक है। तो ये होता है। और जब कोई किसी चीज को हम देखते हैं, मान लिया कोई स्कोप की वजह से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ठीक है। अब जब उस ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो उसकी जो मतलब जो वो इंसान है, ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट हमको डायरेक्ट तो दिख नहीं रहा है, डायरेक्ट तो उसको नहीं देख रहे। अगर किसी स्कोप से हम देख रहे हैं तो उसको हम डायरेक्ट कहाँ देख रहे हैं भाई, उसकी कोई इमेज देख रहे हैं, उसका कोई प्रतिबिंब देख रहे हैं, जो उस प्रकाशिक यंत्र की वजह से, जो मान लो सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी या कोई स्कोप है, तो उससे हम उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। पर कैसे देख रहे हैं, उसकी इमेज देख रहे हैं। अब इमेज को, अब हो गया भाई इमेज कैसे देख रहे हैं, हम उसको सही से देख रहे हैं, बताता हूं। देखो इमेज कैसे देख रहे हो, जैसे किसी ऑब्जेक्ट या आप अपने आप को मिरर में देखते हो, ठीक है। अब जब जैसे मिरर में देख रहे हो तो मिरर में अपने आप को देख रहे हो, भाई तुम जो हो वो भी तो वही है, पर वो क्या है, वो आपकी इमेज है। ऐसे ही स्कोप में भी वही होता है कि स्कोप में जो रेज आती हैं, पहले रेज आकर स्कोप में लगती हैं। स्कोप देखो, जैसे कोई मान लिया ये स्कोप है, ठीक है, और ये हमारी आंख है। अब क्या हुआ, इस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं। अब इस ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेज आएंगी, रेज आएंगी। अब रेज किसी एंगल पर है, ठीक है। एंगल पर आने के बाद क्या होगा, उसकी इमेज कुछ यहाँ पे बना देंगे। यहाँ बनाने के बाद वो हमारी आंख में रेज जाएंगी, क्योंकि ऐसे लगा के देख रहे हैं ना, ठीक है। तो वो जो इमेज बनेगी, हम उस इमेज को देख रहे हैं, उस प्रकाशिक यंत्र द्वारा किसको देख रहे हैं, इमेज को। अब मान लिया ये प्रकाशिक यंत्र को अगर हम हटा दें, मान लिया ये प्रकाशिक यंत्र हमने हटा दिया और ये आई है, ठीक है। अब कैसे देखेंगे, अब तो हम डायरेक्ट देख सकते हैं ना, ये लो देख लिया, थीटा कोण पे एंगल बन गया, देख लिया। पर हमने क्या नहीं किया, किसी प्रकाशिक यंत्र का यूज नहीं किया, तो हमें डायरेक्ट उस ऑब्जेक्ट की इमेज हमारी डायरेक्ट आंख में बनी, ठीक है। तो ये होता है काम। अब देखो जो इसकी बात करते हैं, प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता, तो इसके डायरेक्ट परिभाषा लेते हैं, जो मैंने समझाना वो समझा दिया। अब देखो क्या होता है प्रकाशिक यंत्र, किसी मान लिया कोई प्रकाशिक यंत्र, जैसे मैंने बताया स्कोप हो गया, ठीक है। किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा बने प्रतिबिंब, देखो कोई प्रकाशिक यंत्र मैंने भी बताया था, एक ऑब्जेक्ट बनाया था, एक प्रकाशिक यंत्र कोई स्कोप बनाया, ठीक है, उस पर एक प्रतिबिंब बन रहा है, उसकी बात कर रहा है, बने प्रतिबिंब द्वारा। अब मान लिया इधर पे कोई इमेज बनी है, ठीक है, बने प्रतिबिंब द्वारा ये आंख थी, आंख पर बनाया गया क्या दर्शक कोण, और ये जो आंख पर, अब देखो ये ऑब्जेक्ट हो गया, अब जिससे हम देख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसके द्वारा एक एंगल बन जाएगा। अब इस एंगल को क्या नाम देंगे, वो नहीं है, रिश्ते वाला नहीं है, इस रिश्ते को क्या नाम देंगे, एंगल को क्या नाम देंगे, एंगल को नाम देंगे हम बीटा। क्योंकि ये बीटा ने क्यों दिया, क्योंकि ये किसी इमेज के द्वारा दूसरी इमेज को क्रिएट कर रहा है, इस इमेज के द्वारा हमारे आंख पर फिर एक इमेज क्रिएट कर रहा है, तो वो कौन हो गया, दर्शन को। और ये दर्शन को कौन है, ये किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा बनाया गया, ठीक है। अब देखो तथा लिखेंगे, तथा बिना, अब ये प्रकाशिक यंत्र को हटा दिए, ऑब्जेक्ट यहां पे रखा, ठीक है।
बिना प्रकाशिक यंत्र द्वारा बनाया गया दर्शन कोण, बनाया गया दर्शन कोण। अब इस दर्शन कोण को क्या नाम देंगे? इस दर्शन कोण को कहेंगे हम अल्फा। इसके द्वारा जो एंगल बन रहा है वो हमारा क्या बन रहा है? अल्फा। दर्शन कोण के अनुपात को क्या कहेंगे? प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता कहते हैं। यंत्र की आवर्धन क्षमता कहते हैं। ठीक है, ये हुआ प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता। अब देखो इसका फार्मूला कैसे बनेगा। अब जब कोई आवर्धन क्षमता बोलता है, आवर्धन क्षमता में हमें एक ही याद आता है जो हर जगह करवाया जाता है, लेंस में करवाया जाता है, बहुत जगह करवाया, यानी m इक्वल्स, अब किसका अनुपात है? प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया दर्शन कोण बीटा अपॉन अल्फा। ये आपका फार्मूला हो गया। आवर्धन क्षमता बराबर प्रकाशिक, ये क्या है? ये आपका बीटा क्या है? प्रकाशिक यंत्र द्वारा बनाया गया दर्शन कोण, प्रकाशिक यंत्र द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण। और अल्फा क्या है? अल्फा है बिना प्रकाशिक यंत्र। क्या? बिना प्रकाशिक यंत्र द्वारा बनाया गया आंख पर दर्शन कोण, ये आपका अल्फा है। ठीक है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, ये आप लिख लेना, यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा। ठीक है, ये क्या है? प्रकाशिक यंत्र द्वारा आंख पर बनाया गया एंगल, बिना प्रकाशिक यंत्र द्वारा आंख पर बनाया गया एंगल। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं कि प्रकाशिक यंत्र क्या होता है। ये क्या होता है प्रकाशिक यंत्र? प्रकाशिक यंत्र, ये प्रकाशिक यंत्र क्या होता है ये तो बता दिया। अब देखो, बता तो मैं ही चुका हूं प्रकाशिक यंत्र क्या होता है, पर परिभाषा भाई लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो प्रकाशिक यंत्र क्या होता है। प्रकाशिक यंत्र वो होता है जिसमें हम जो ऑब्जेक्ट होता है, वस्तु होती है, उसको उस ऑब्जेक्ट से बड़े आकार में देख सकते हैं। यानी समझाने जैसे सूक्ष्मदर्शी तो ठीक है बड़े आकार में, दूरदर्शी कैसे भाई बड़े आकार में देख लेंगे, हमें तो उतना ही दिखेगा। बड़े आकार मतलब कैसा आकार? बड़े आकार यानी कि जो ऑब्जेक्ट को अभी देख रहे हैं, मान लिया मून को हम अभी इस समय कितना, मान लिया इतना बड़ा ऐसे मून को देख रहे हैं। ठीक है, तो जब प्रकाशिक यंत्र को लगाएंगे, प्रकाशिक यंत्र को लगाएंगे हम, तो ये ऑब्जेक्ट जो होगा ये हमें इससे थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा, जूमिंग होके दिखाई देगा, जूम होके दिखाई देगा। तो यही कह सकते हैं कि प्रकाशिक यंत्र वह युक्ति है, क्या? प्रकाशिक यंत्र वह युक्ति है जिससे किसी वस्तु के, कोई वस्तु हो गया कुछ भी, किसी वस्तु को उससे बड़े आकार में देखा जा सकता है, इसे हम प्रकाशिक यंत्र कहते हैं। क्या? प्रकाशिक यंत्र एक ऐसी युक्ति है क्या जिसके द्वारा किसी वस्तु को उसके वास्तविक आकार से बड़ा देखा जा सकता है।
ठीक है, बड़ा देखा जाए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मून तो बहुत बड़ा भाई, मून इतना बड़ा हम उसको उससे बड़ा कैसे देखें, वो नहीं। कहने का मतलब ये है कि जिस समय हम अर्थ पर खड़े हुए हैं, जिस समय अर्थ पर खड़े हुए और मून को देख रहे हैं, जितना बड़ा मून को हम देख रहे हैं उससे बड़ा अगर हम प्रकाशिक यंत्र की मदद से देखेंगे तो उससे बड़ी इमेज बनेगी। मान लीजिए कोई निडल है, सुई है, तो सुई को हम देखते हैं ऐसे जनरली तो पतली सी दिखती है, ऐसी दिखती है पतली, ठीक है, ये तो बहुत बड़ा हो गया, इससे भी बहुत पतली, ठीक है। अब ऐसे देखते इतनी बड़ी। अब अगर उस निडल के जो छेद होता है निडल का, जिसमें हम धागा परोते हैं, अगर हम उसको देखते हो तो भाई बहुत छोटा दिखता है, हम धागा नहीं परो पाते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। वैसे आँख कमजोर नहीं है, ठीक है, वो देते हैं। पर देखो अब इस जो धागा है, धागे को छेद को देखना है तो कैसे, अगर हम उससे ऐसे देखेंगे तो भाई बहुत छोटा दिखता है, अगर हम उसी को सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो यार बहुत बड़ा दिखने लगेगा। तो यही कहने का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट जितना हम अभी देख रहे हैं, जिस समय हम खड़े हैं अभी, उस समय हम देख रहे हैं तो उस आकार से बड़ा दिखने लगता है। ये कहने का मतलब ये नहीं कि अगर आप मून को देख रहे हो वहां से तो ऐसा नहीं कह सकते ना, ठीक है। तो इसे कहते हैं प्रकाशिक यंत्र। अब प्रकाशिक यंत्र बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं वो बात कर लेते हैं। तो जो प्रकाशिक यंत्र होते हैं, प्रकाशिक यंत्र हमारे कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, होते हैं। अब 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, एक तो हमारा होता है सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, और दूसरा क्या होता है दूरदर्शी। अब यहीं पे इसकी परिभाषा भी लिखी, क्या होता है सूक्ष्मदर्शी, क्या होता है दूरदर्शी। देखो जो सूक्ष्मदर्शी होता है, सूक्ष्म मतलब छोटा, अब छोटी चीजों को जो बड़ा दिखाई दे, छोटी चीजों को जो बड़ा दिखा दे उसे सूक्ष्मदर्शी कहेंगे। दूरदर्शी क्या होगा, जो दूर स्थित वस्तुओं को बड़ा दिखा दे तो उसे कहते हैं दूरदर्शी, ठीक है। क्या होता है सूक्ष्मदर्शी, और इसको प्रकाशिक यंत्र है तो ऐसे लिखेंगे, ऐसा प्रकाशिक यंत्र जो छोटी या लिख सकते हो बहुत छोटी, क्या लिख सकते हो बहुत छोटी वस्तु को उसके किसके वस्तु के बड़े आकार में दिखा दे तो उसे क्या कहते हैं सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, ठीक है। अब सूक्ष्मदर्शी क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से सूक्ष्मदर्शी होते हैं। एक होता है हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, एक होता है हमारा इलेक्ट्रॉन, सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। और ये 2 एग्जाम्पल हो गए। अब दूरदर्शी क्या होता है, दूरदर्शी इसका अपोजिट होता है। क्या अपोजिट होता है, जो दूर स्थित वस्तुओं को हमें उसके बड़े आकार में दिखा दे, जो हम आकार अभी देख रहे हैं उससे बड़े आकार में दिखा दे,
तो उसे क्या कहेंगे, दूरदर्शी। लिख लेंगे, ऐसा प्रकाशिक यंत्र जो दूर स्थित वस्तु को क्या करें, उसके बड़े आकार में दिखाए, ठीक है, बड़े आकार में दिखाए। इसे एग्जाम्पल में लिख देंगे। एग्जाम्पल क्या होता है, अपरावर्ती को या तो कह सकते खगोलीय, अपरावर्ती या खगोलीय दूरदर्शी, ठीक है, खगोलीय दूरदर्शी। और सेकंड नंबर लिख लेंगे परावर्ती दूरदर्शी। दूरदर्शी, ठीक है, परावर्ती दूरदर्शी। ये आपका हो गया आज का जितना पढ़ा था, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। और इन सबके जो सूक्ष्मदर्शी के भाग हैं, एग्जाम्पल्स, उनमें मूवमेंट होती है, आवर्धन क्षमता की बात कर लेते हैं, तो ये सब मूवमेंट होती है, ठीक है। इनके डायग्राम और ये मूवमेंट काफी इंपॉर्टेंट होती है, तो इनको पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय।